नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम नया वेरिएंट नई चुनौती में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। इस वायरस ने इंसानियत से लेकर मानवता और तमाम रिश्ते नातों को भी संक्रमित कर दिया। भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था को इस कोरोना ने हिला कर रख दिया। बदलते वक्त के साथ साथ कोरोना वायरस भी खुद को बदल रहा है और वायरस का यही म्यूटेशन अब तमाम डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिकों और अलग अलग देशों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वायरस में हो रहे सतत बदलाव के पीछे की आखिर वजह क्या है और इसे जड़ से खत्म करने का क्या है कारगर तरीका? आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। कुछ दिनों पहले ही दूसरी लहर से हमें निजात मिली थी कि अब कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है। क्या है कोरोना का नया वेरिएंट और कितना खतरनाक है ये? देखिए रिपोर्ट। डेल्टा प्लस का डर। वायरस अभी है और एक डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये मैं इसलिए चेता रहा हूं कि सावधान रहने की जरूरत है, असावधानी। एमपी में मिले 5 केस। हमें मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के पॉजिटिव केस मिले थे, जिसमें से 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में थे। सुखद बात यह है कि 5 में से 4 वैक्सीनेटेड थे, उनकी तबीयत एकदम ठीक है, स्वस्थ हैं। 1 उज्जैन के पॉजिटिव केस की मृत्यु हुई है। अलर्ट पर है सरकार। डेल्टा वेरिएंट हो, तीसरी लहर हो, नया कोई प्रकरण हो, सभी पर सरकार अलर्ट मोड पे है। जैसे तैसे कोरोना की दूसरी लहर से निपटे तो अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और केरल में इस नए वेरिएंट के मरीज मिलने से खौफ है। क्या है डेल्टा वेरिएंट? कोरोना वायरस म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस में तब्दील हो गया है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने से डेल्टा प्लस वेरिएंट बना। K417N दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट में पाया गया। ब्राजील में पाए गए गामा वेरिएंट में भी K417N पाया गया। अब आपको बताते हैं कि क्यों खतरनाक है ये वेरिएंट। म्यूटेंट वायरस की संक्रमण क्षमता बहुत अधिक है। ये आसानी से एक दूसरे में चला जाता है। वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की क्षमता घटा देता है। इलाज और वैक्सीन का असर भी कम कर देता है। जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आता है। रूटीन टेस्ट में इसका पता आसानी से नहीं चलता है। कोरोना के वेरिएंट सामने आने के बाद WHO ने इसका नामकरण भी कर दिया है। पहले जिस देश में कोरोना का वेरिएंट मिलता था उसे उस देश के नाम से जाना जाता था, जिस पर अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती थी। लेकिन अब कोरोना के वेरिएंट को डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा, गामा आदि नामों से जाना जाता है। कोरोना और नए वेरिएंट से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है वैक्सीनेशन। इसलिए तुरंत ही निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो डेल्टा प्लस ये नाम इन दिनों आप बहुत सुन रहे होंगे और कहा यह भी जा रहा है कि डेल्टा प्लस हो सकता है कि तीसरी लहर के लिए दोषी हो और तीसरी लहर इसी डेल्टा प्लस की वजह से आ सकता है। डेल्टा प्लस के अभी फिलहाल 40 मामले देश भर में रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन क्या इसका वाकई बहुत बड़ा खतरा है? कैसे सावधान रहने की जरूरत है हमें? तमाम इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको मेहमानों से मुखातिब करा देते हैं जो हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास अग्रवाल जुड़ रहे हैं जो कि रायपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विकास। और डॉक्टर सतीश जोशी इंदौर से जुड़ रहे हैं जो कि इंदौर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सतीश। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर विकास आपसे मैं करना चाहूंगा। ये डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा पहले मुझे और दर्शकों को आप ये समझाएं, क्योंकि सभी के मन में एक सवाल ये भी है कि आखिर बदलते वक्त के साथ ये वायरस अपने आप को बदलता क्यों है? बदलने की इस प्रक्रिया को हम इतना जानते हैं कि म्यूटेशन है। म्यूटेशन जब होता है वायरस में तो नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ये म्यूटेशन क्यों होता है, कैसे सब कुछ संभव हो पाता है? थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में आप स्पेसिफिकेशन अगर दे पाए तो बेहतर होगा। हम लोगों ने स्कूल में कहीं ना कहीं सबने पढ़ा हुआ है, डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब कि जिंदा रहने के लिए स्वयं को बदलना पड़ता है। जिसने खुद को बदल लिया वो जीवित रह गया।
वायरस में ये खासियत है कि वह अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत तेजी से अपने अंदर चेंजेस करता है, ताकि इन जो इंसानों की जो इम्यून सेल्स हैं उनकी पकड़ में आने से बच सके और खुद को मौत से बचा सके। अफसोस ये है कि इंसान खुद को नहीं बदल पा रहा है, सब कुछ जानते हुए भी। तो यही एक जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है वायरस के उन जीन्स में, उन क्रोमोसोम्स में, जीन्स में या प्रोटीन्स में चेंजेस आना, जिसकी वजह से वो शरीर की जो सेल्स है उसके अंदर प्रवेश करता है, उनको इन्फेक्ट करता है और नुकसान पहुंचाता है। जब एक मेडिसिन बन जाती है या फिर बॉडी की इम्यून सेल्स उसको खत्म करने लगती हैं, तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाता है कि वो इम्यून सेल्स की पकड़ में आने से खुद को बचा सके और स्वयं को खत्म होने से बचा सके। और ये वायरस की खासियत है कि उसमें चेंजेस बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आते हैं, और इसीलिए यही कारण है कि आज तक वायरस के खिलाफ कोई कारगर दवाइयां नहीं बन पाई, बहुत कारगर वैक्सीन बन नहीं पाई। इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो स्वयं को बदलना पड़ेगा अगर वायरस की पकड़ से बचना है तो डॉक्टर विकास, आप क्या मानते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ वैज्ञानिक, कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा प्लस से अब हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हो सकता है ये एक बड़ा खतरा हमारे लिए पैदा कर दें। देखिए, पहली जो वेव आई थी वो एक वेरिएंट अलग था, जो दूसरी वेव आई उसका भी वेरिएंट अलग था, ज्यादा खतरनाक था, उसकी बॉडी सेल्स के अंदर प्रवेश ज्यादा तेजी से हो रहा था, लोगों में तेजी से फैल रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था टेस्ट में। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुछ केसेस इंडिया में मिले हैं, परंतु आगे जो तीसरी वेव आने की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो तो हमारे अपने व्यवहार पे डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर म्यूटेशन लाते हैं कि नहीं लाते हैं। यदि हमने अपने अंदर म्यूटेशन ले आया, अपने व्यवहार को बदल लिया, तब तो ठीक है, हम बच जाएंगे। लेकिन अगर म्यूटेशन नहीं लाए तो निश्चित तौर पे तीसरी लहर आ सकती है, परंतु वह कितनी घातक होगी यह अभी से कहना मुश्किल है। कुछ देशों में, 9 देशों में और ये वायरस फैला है, जिसमें ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी सी खराब है। अच्छी बात यह है कि उन देशों में अभी संक्रामक मतलब दूसरे लोगों में फैलने की जो गति है वो तो ज्यादा है, लेकिन फिलहाल लोगों की मौत कम हो रही है। लेकिन हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ भी स्थिति यही रहेगी, क्योंकि हर देश में लोगों का जेनेटिक कंपोजिशन अलग रहता है। उनके ऊपर वायरस किस तरह से अपना असर दिखाएगा, उनके इम्यून सिस्टम पे क्या असर दिखाएगा, ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है। तो यदि ये वायरस की लहर आती है तभी कुछ कहा जा सकेगा कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। हम जानबूझकर खुद को खाई में क्यों फेंके, मुख्य मुद्दा ये है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से ये समझा दिया है। ये तो हमें समझ आ गया है कि आखिर वायरस बदलता क्यों है, म्यूटेशन की प्रक्रिया होती क्यों है, वायरस अपने आप को जीवित रखने के लिए बदलता रहता है, लेकिन हम कितना म्यूटेट हो रहे हैं और हम उससे लड़ने के लिए अपने अंदर कितनी एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं, हम कितना अपना ख्याल रख रहे हैं, सुरक्षा हमारी कर रहे हैं, ये एक बड़ा मसला है। मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर विकास। डॉक्टर सतीश, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, कोई नहीं चाहता, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगे, फिर से सेकेंड वेव में जो तबाही कोरोना ने मचाई है, न जाने कितने लोगों की मौत हुई है, बड़ा बुरा दौर इस दुनिया ने, देशवासियों ने देखा है। लेकिन अभी डॉक्टर्स कुछ ये भी कह रहे हैं, मैं डिबेट में आने से पहले पढ़ रहा था, इंडियन सोर्स CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग के जो कंसोर्टियम एक्सपर्ट हैं, पूर्व सदस्य हैं, प्रोफेसर शाहिद जमील, वो ये कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। कई वैज्ञानिक भी ये बात कह रहे हैं। एंटीबॉडीज को लेकर भी सवाल है, वैक्सीन को लेकर भी सवाल है, और ये नया डेल्टा प्लस एक बड़ी चुनौती एक बार फिर बन गया है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग पर स्टडीज चल रही है। आप क्या कहेंगे इस डेल्टा प्लस की जीनोम सीक्वेंसिंग की शोध पर और आने वाले वक्त के लिए? सबसे पहले तो नमस्कार सबको, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को। मेरी सबसे मेन रिक्वेस्ट सभी से है कि चाहे अपन वैक्सीन लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी वेरिएंट अपने आप को खतरनाक बना दें, लेकिन अगर हम कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहेंगे, जैसे मास्क ठीक से पहनेंगे, उससे नाक और मुंह कवर करेंगे, बात करते समय मास्क नीचे नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है, वो मेंटेन करके रखेंगे और बार बार हाथ धोएंगे या हाथ सैनिटाइज करेंगे, तो ही बचने का तरीका है। वैक्सीन तो है ही तरीका उसका, लेकिन इन्फेक्शन न आने के लिए हमको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेंगे। जहाँ तक इस वेरिएंट का सवाल है, तो ये तो वायरस का नॉर्मल रूप अपने आप को बदलना, कोई भी वायरस आता है तो जब भी कंडीशन थोड़ी सी अनफेवरेबल होती है तो अपने आप को म्यूटेट करता है, उस चीज से बचना चाहता है और इन्फेक्शन ज्यादा घातक करना चाहता है। तो इस वायरस ने अभी जो डेल्टा के बाद में डेल्टा प्लस जो आया है, इसने अपने सरफेस प्रोटीन में चेंज किया, 417 नाम दिया है उसको। उसका मेन एम ये रहता है कि मैं इस एंटीबॉडी से, जो इनको सबको वैक्सीन अपने को लग चुकी है,
उस एंटीबॉडी के वैक्सीन से बच जाऊं और जल्दी से जल्दी लोगों में फैल जाऊं। लेकिन अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे तो फैलने का कोई सवाल ही नहीं है। कोविड के प्रोटोकॉल अगर फॉलो करना सबसे महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को वैक्सीनेट करना। प्रदेश और देश की सरकार इतना अच्छा वैक्सीनेशन का प्लान लेके आई है, महाअभियान चल रहा है। सभी से निवेदन है, गांव से लेकर शहर तक सभी लोगों से, कि अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि हमने अभी दूसरी लहर में देखा कि करीब करीब हर परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ा और काफी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। काफी लोगों को हम खो चुके हैं जी। हमारे करीब 724 डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया में आईएमए के मेंबर इस कोविड के दूसरी लेयर में शहीद हो चुके हैं। तो हमारा सभी से बस यही कहना है कि आप ज्यादा उस पर सोचने की जगह कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो अपन इस वेरिएंट से बच जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट फर्क है कि पहले के डेल्टा से और डेल्टा प्लस में कि ये बहुत तेजी से फैलता है। पहले जैसे सबसे पहले लहर में हमने देखा था कि करीब करीब 10 दिन लग जाते थे इसको एक से दूसरे में फैलने में। उसके बाद सेकंड में अपन 4 से 5 दिन देखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने में आ रहा है कि 2 से 3 दिन में ही ये इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वेरिएंट से बचना कैसे, तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, वही एक बचने का तरीका है। और बाकी इलाज में अभी तक तो कोई ऐसा लगता नहीं कोई परिवर्तन है। और लहर जो तीसरी आने के बच्चों की बात कर रही है, वैसा कुछ नहीं है जी, क्योंकि अभी जो जितने भी केस इंडिया में आए हैं वो सब 18 के ऊपर, 18 एज से ऊपर के लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि पीडियाट्रिक एज है बच्चों की लहर आने वाली है, लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो कर देंगे तो लहर आने से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सतीश, लेकिन चिंता की लकीरें तब और भी बढ़ती है और परेशानी तब और भी होती है। हम कई ऐसी खबरें, कई ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों से। आज भी ऐसी तस्वीरें आ रही है जब लोग गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं कर रहे हैं, बेधड़क सड़कों पर निकल रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस का पालन करने की वो दिखती ही नहीं तस्वीरें ऐसी। ये परेशान करती है। डॉक्टर सतीश, एक और छोटा सा सप्लीमेंट सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने वैक्सीन को लेकर कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम वैक्सीनेट करवा पाएंगे तो हम लड़ पाएंगे। यही वैक्सीन शरीर में जाके ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप करती है और अंदर की एंटीबॉडीज उस वायरस के स्पाइक प्रोटीन को मारती है, वायरस को खत्म करने का काम करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर भी कुछ लोग अभी भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम ये फैला रहे हैं कि ये जो डेल्टा प्लस आ रहा है ये वैक्सीन को भी मात दे देगा, यानी कि वैक्सीन कुछ कारगर उपाय नहीं कर पाएगी इस डेल्टा प्लस से। तो आने वाले वक्त के लिए हम कैसे तैयार करें अपने आप को, और ये वैक्सीन के भ्रम को लेकर जो खबरें, इस पर आप क्या कहेंगे? बारे में दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे हैं और हमने खुद ने देखे हैं कि जब फर्स्ट लहर, पहली लहर में हमारे काफी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बीमार पड़े थे। जनवरी फरवरी में मिला के हम लोगों ने करीब करीब 2400 मेंबर है आईएमए के और सारे पैरामेडिकल स्टाफ वैक्सीनेट हो गए। तो दूसरी लहर में बहुत रेयर कोई आईएमए का मेंबर या फिर कोई टेक्नीशियन या स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ बीमार हुआ। इसका मतलब वैक्सीन बहुत कारगर है और दूसरी लहर से मेडिकल स्टाफ को, हेल्थ केयर वर्कर को और जो फ्रंट लाइन वर्कर उनको सबको बचाए रखा है। तो हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ दिमाग में ना लाएं कि वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम होती है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन बहुत अच्छी है और सबसे पहले सबने लगाना चाहिए। अन्यथा जो दूसरी लहर में हुआ वही अपने को वापस भुगतना पड़ेगा। तो वैक्सीन के बारे में कोई भी गलतफहमी ना रखें, सभी को लगाना है। बीमारी वालों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाना है, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लगाना है और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है वो भी लगा सकती है। तो इस बारे में कोई भ्रामक जानकारी की जरूरत है ही नहीं, सभी को वैक्सीनेट करना है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है डॉक्टर सतीश। ये बता रहे हैं कि इस तरह की अफवाहों से आप दूर रहें, वैक्सीन बिल्कुल कारगर है, जितना हो सके आप वैक्सीन लगवाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए वैक्सीन लगवाने के लिए। डॉक्टर विकास, हम ये देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हमारे पास इंटरनेशनली आ रही है, अभी ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन पूरी तरह से थर्ड लहर की चपेट में आ गया है, ब्रिटेन में डेल्टा प्लस आ गया है। हम जब कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की बात करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो फर्स्ट वेव में कोरोना के जो डेथ रेट थी और पॉजिटिविटी रेट थी वो सेकंड में ज्यादा थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिन देशों में डेल्टा प्लस अभी आया है वहां थर्ड वेव की जो बात कही जा रही है वो रेट थोड़ा कम हो गया है। तो क्या ब्रिटेन से या दूसरे देशों से हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अभी तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन जब आएगी उसके लिए क्या तैयारियां और करने की जरूरत है? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम अपने व्यवहार में कितना चेंज लाते हैं और वैक्सीनेशन कितना कर पाते हैं। हम सबने देखा है कि जनवरी फरवरी में मिला के सभी हेल्थ केयर स्टाफ को, जितने वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन हो गया। तो दूसरी लहर में उनको वायरस का इन्फेक्शन बहुत कम हुआ।
जब जनता पूरी तरह से वैक्सीनेशन खुद को करवा लेगी तो निश्चित तौर पे वो वायरस से बचेगी। तो वैक्सीनेशन सभी को लगवाना जरूरी है। इन सभी देशों में वैक्सीनेशन पहले से शुरू हो गया था और प्लस कुछ ये भी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी लोग दूसरे देशों में ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है बनिस्बत की इंडिया के। तो यदि हम वैक्सीनेशन सभी लोग करवा लेते हैं और उसके बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही पड़ेगा। मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, हाथ पैरों को धोना है, बार बार अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाने, छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इसको अपने व्यवहार का रोज का हिस्सा बना लें तो बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकेंगे। बहुत से लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जो इलाज में खर्च होता है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन जो जीवन चला जाता है उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि हम स्वयं को बचाने के लिए खुद के अंदर परिवर्तन लाएं और वैक्सीनेशन सभी लोग करवाएं, बिना किसी डर के करवाएं। डॉक्टर विकास, ये भी मैं चाहूंगा आप इस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि पहले खबरें ये आई कि जब थर्ड वेव आएगी तो बच्चों पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा, लेकिन फिर बीच में कई एक्सपर्ट्स कहने लगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर सतीश ने भी इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान के हम देश की हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अभी आप पहली और दूसरी लहर के मुताबिक अभी वर्तमान में हेल्थ सेक्टर को कहां पर पाते हैं, कहां पर देखते हैं, कितना तैयार है हम थर्ड लहर से लड़ने के लिए? क्योंकि अब लोग भी बड़ी संख्या में जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बीमारी को। देखिए, हेल्थ सेक्टर तो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जब पहली लहर आई थी तो बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन दूसरी लहर आई तब अब सबको मन में ये भय समा गया है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, जिस तरह का लोगों का व्यवहार है। और इस हिसाब से देश के हेल्थ सेक्टर ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, वो सब तैयार हैं। परंतु यदि संख्या अचानक से मरीजों की बढ़ेगी तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। तो ये आरोप न लगाएं कि हेल्थ सेक्टर हमारा यहाँ का इफेक्टिव नहीं है। हेल्थ सेक्टर बहुत इफेक्टिव है, इतने बड़े देश में इतने करोड़ों अरबों की जनसंख्या उसे संभाल रहे हैं। परंतु एक साथ अगर केसेस बढ़ेंगे तो संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमें क्या करना है, अपने परिवार को, समाज को किस तरह से बीमारी से बचा के रखना है। और विशेष तौर पे हमारे नेतृत्व को, गीता में भी कहा गया है कि जैसा नेतृत्व करेगा वैसा ही जनता पालन करेगी। तो अगर हमारे नेता प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो जनता कदापि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगी और फिर हम तीसरी वेव से बच नहीं सकते। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। हम तैयार हैं, परंतु जनता को भी तैयार होना पड़ेगा कि खुद को बचा सके। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर सतीश, क्या कहेंगे आप हेल्थ सेक्टर को लेकर? क्या कहाँ पाते हैं आप हेल्थ सेक्टर हमारा कहाँ पर है, और क्या हिदायत आप देंगे लोगों को? क्योंकि हमारे भारतीयों की एक टेंडेंसी मैं ये भी देखता हूँ कि जब पहली लहर खत्म हुई थी तो पिछले साल लोगों को लगा नवंबर दिसंबर में कि चलिए साहब, अब कोरोना तो चला गया है और वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन से लड़ लेंगे हम, वैक्सीन तो खत्म कर देगी कोरोना को। लेकिन उसके बाद सेकेंड वेव इतना अटैक करेगी, इतना बुरा दौर दिखाएगी, किसी को अंदाजा नहीं था। अब सेकेंड वेव भी खत्म हो गई तो लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं। अभी भी लोगों को लग रहा है कि थर्ड वेव में इतना कुछ नहीं होगा। यानी आप मानते हैं कि जो कुछ भी है हमारे हाथ में ही है, हमें सबक सीखने की जरूरत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमें जनता से सहयोग ये चाहिए कि अभी तो लहर आई नहीं, अभी स्थिति बहुत अच्छी है। जब स्थिति नियंत्रण में होती है तब अगर अपन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें कंटिन्यूसली, और वही एक इसका बचाव है। और जहां तक हो सके, जिससे अगर वैक्सीन का फर्स्ट डोज में नहीं लगाया तो उसको फर्स्ट डोज लगाना है, और वही उसको बचा सकता है। अगर वैक्सीन नहीं लगाएगा तो फिर वही हाल होंगे जो सेकंड वेव में हुए थे। और जहां तक हेल्थ सेक्टर का सवाल है तो फर्स्ट वेव के समय तो हम लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं थे, लेकिन फिर भी 100% हेल्थ केयर सेक्टर ने काम किया। सेकंड वेव में हम सभी वैक्सीनेटेड थे, तब भी काम किया, और अभी भी हम कंधे से कंधा मिला के जनता के साथ, सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं। और हमें जनता से सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, और सभी लोग दूर दूर तक, गांव तक भी सभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। शहर में तो कर ही रहे हैं, गाँव में भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, लोगों ने लगवाना चाहिए। सरकार की पूरी तैयारी है, वैक्सीन सब दूर पहुंचाए जा रहे हैं। बस एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से कि सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी हम इस वेव से बचेंगे। वेव से डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाने की जरूरत। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर सतीश। डॉक्टर विकास, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं लगातार म्यूटेशन वायरस में होता आ रहा है। वायरस में म्यूटेशन होता है, फिर एक नई चुनौती, एक नई लड़ाई हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अभी ठीक है, वैक्सीनेशन को ही एक कारगर हथियार माना जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई का अंत आप क्या मानते हैं, कब तक होगा?
वायरस लगातार बदल रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, क्या वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका विकल्प है? इसे म्यूटेशन को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए लड़ाई का अंत कब होगा? लोग ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, म्यूटेशन को हम वैक्सीनेशन से खत्म नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन से सिर्फ हम अपने अंदर की जो इम्यून रेजिस्टेंस पावर है उसे हम बढ़ा सकते हैं कि वो वायरस जब इन्फेक्ट करे तो उसे हमारा बॉडी खत्म कर सके। म्यूटेशन तो होता रहेगा क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टी है कि जहां उसको लगेगा कि मुझे मारने के लिए कोई नया हथियार आ गया है, वो अपने अंदर तुरंत चेंज करेगा और घातक बनेगा, ताकि दवाइयों और वैक्सीन की मार से बच सके और खुद को और घातक रूप में पेश कर सके। तो जरूरी यह है कि मनुष्य अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। उसे ये समझना होगा कि अगर वायरस इतना इंटेलिजेंट है तो हम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे बने, हम किस तरह से खुद को उसकी पकड़ से बचाएं। तो मेन चीज वही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। अब कितने वर्षों तक पालन करना पड़ेगा ये हम नहीं जानते, ये तो आने वाला समय बताएगा कि और कितने वेरिएंट इसके आएंगे, कितने म्यूटेशन होंगे, और हो सकता है म्यूटेशन होते होते भविष्य में ऐसा भी हो कि वैक्सीन की पकड़ में आने से बच जाए। तो मुख्य तो चीज है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, भविष्य के लिए वही बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वायरस है और पता नहीं कितने वायरस भविष्य में आने वाले हैं। तो खुद को बदलना, खुद के खान पान को बदलना बहुत जरूरी है। फास्ट फूड की तरफ ना जाएं, घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं और ताजी हवा में घूमें, सूर्य की रोशनी में घूमें, ताकि विटामिन डी, विटामिन सी, प्रोटीन, सारी चीजें हमारे शरीर को मिले और खुद हमारा शरीर बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना सके। लेकिन अगर हम परिवर्तन अपने अंदर नहीं लाएंगे तो सारे कीटाणु तो बैठे ही हैं मानव जाति पर हमला करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ठीक है, तमाम एक्सपर्ट तो ये कह ही रहे हैं कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बार बार जिस पर जोर डाला जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, वो है वैक्सीन। हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि इस लड़ाई में एक तरफ हम खड़े हैं, हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क रूपी ढाल है, और वैक्सीनेशन के तौर पर तलवार है। बस इसी से लड़ाई लड़ना है। डॉक्टर सतीश, क्या मान के चलते हैं आप, टारगेट कब तक अचीव कर लेंगे हम वैक्सीनेशन का? क्योंकि आबादी देश की 138 करोड़ से ज्यादा है, सरकारें भी, प्रशासन भी युद्ध स्तर पर लगा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवा पाएं। लेकिन कब तक आप मानते हैं कि देश की आबादी को हम अचीव कर लेंगे टारगेट? क्या 6 महीने, साल भर, कितना वक्त मानते हैं? देखिए, एक वर्ड आपने भी सुना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, कि अबाउट 60% जब टारगेट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है तो इसका वायरस का ट्रांसमिशन बहुत स्लो हो जाता है। तो वो टारगेट सबसे पहले अचीव करना, न कि अपन 132 करोड़ की बात करें। अगर 60% टारगेट अपन अचीव कर लेंगे तो इसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा और हो सकता है वायरस उस समय तक अपने आप को समाप्त भी कर ले। तो वेरिएंट तो आते रहेंगे, दवाइयां बनती रहेंगी, और हो सकता है भविष्य में मल्टी एंटीजेनिक वैक्सीन भी आ जाए, क्योंकि 2-3 एंटीजन तो अभी देख ही चुके हैं अपन, इसके वेरिएंट आ चुके हैं, डेल्टा प्लस। तो हो सकता है भविष्य में वैज्ञानिक हो सकता है इस पे काम कर रहे होंगे और करेंगे भी कि मल्टी एंटीजेनिक वैक्सीन बनाए, जैसा कि अपन फ्लू में वैक्सीन आते हैं, 4 एंटीजन का वैक्सीन आता है। हो सकता है अगले 6 महीने में अपन उस तरह का कुछ वैक्सीन देखने को मिले जो अपने को इसको टोटली बचाव कर सके। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब प्रोटोकॉल तब तक फॉलो करना जब तक अपन इसके फाइनल निष्कर्ष पे न पहुंचे, या एटलीस्ट 60% पॉपुलेशन अपनी वैक्सीनेट ना हो जाए। चलिए, डॉक्टर विकास और डॉक्टर सतीश, आप दोनों से बातचीत करके मुझे इतना तो समझ आ गया, और उम्मीद करता हूं कि दर्शक भी ये समझ गए होंगे कि डेल्टा प्लस को लेकर जो बातें कही जा रही है, बेशक हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमें कोविड गाइडलाइंस का और प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, मास्क लगाना है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करवाना है। ये कारगर हथियार है और बेशक इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। आप दोनों ने वक्त दिया, डॉक्टर विकास और डॉक्टर सतीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा के जरिए हमारी कोशिश यही थी कि डेल्टा प्लस, इन दिनों जो बहुत नाम आप सुन रहे हैं, थर्ड लहर के लिए इससे जिम्मेदार कहा जा रहा है कि ये एक जिम्मेदार हो सकता है थर्ड लहर की आने के लिए, एंट्री के लिए। लेकिन अभी देश में थर्ड लहर आई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ना आए और आए तो इसका प्रभाव बहुत कम हो, तो तरीका यही है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, वैक्सीनेट करवाएं और प्रोटोकॉल का पालन करें। नमस्कार।